विषाद। आयुर्वेद में विषाद का जो वर्णन मिलता है वह किसी व्याधि के रूप में किसी चैप्टर में, जैसे राजक्षमा है, उरक्षत है, वात व्याधियां हैं, बहुत सी डिस्क्रिप्शंस हैं। लेकिन आयुर्वेद के किसी संहिता या आयुर्वेद के किसी भी वांग्मय में विषाद का कंप्लीट क्लिनिकल डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता है। विषाद को लेकर के लाक्षणिक दृष्टिकोण से किसी कारण के रूप में, या जहां पर प्रकृतियों का वर्णन किया गया है दोषों के प्रभाव में, सब तरीके से वर्णन मिलता है। विषाद एक मन के निराश होने की अवस्था है। अगर कमेंटेटर डल्हड़ की बात सुनी जाए तो डल्हड़ यह कहते हैं कि विषाद असफलता को लेकर के हम जो चिंता करते हैं, अपने फेलियर को लेकर के जो हमारा एप्रीहेंशन होता है, वही विषाद है। कमेंटेटर चक्रपाणी कहते हैं कि कुछ न कर पाने की जो अवस्था है वह विषाद है। अगर आप उन्माद के डिस्क्रिप्शन में आए तो कफज उन्माद के अगर आप लक्षण देखते हैं तो विषाद के बहुत से लक्षण हैं जो मिलते हैं। जैसे कफज उन्माद का जो रोगी होता है उसके जो लक्षण बताए गए हैं, उन लक्षणों को अगर आप देखें तो उसका शरीर मैला होता, अपने आप ध्यान ठीक से नहीं रख पाता, स्वच्छ नहीं रहता है, मतलब लैक ऑफ पर्सनल हाइजीन क्लियर कट डिस्क्रिप्शन में है। अचक्रमणशीलता, मतलब वो चलता फिरता कम है, बाहर कम जाता है, मतलब साइकोमोटर रिटार्डेशन की अवस्था उसमें मिलती है। और वह एकांतवासी हो जाता है। आज हम जब डिस्क्रिप्शन देखें डिप्रेशन का मॉडर्न मेडिसिन में, तो विषाद की जो अवस्था होती है उसमें सिंपल सी बात अगर साधारण शब्दों में कहा जाए तो व्यक्ति का किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता है। निराशा का भाव इतना प्रबल होता है कि वो अपने जीवन को ही महत्वपूर्ण नहीं मानता है। उसे लगता है कि मैं क्यों हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा जीना व्यर्थ है, किसी काम में उसकी रुचि नहीं होती है। वो डिप्रेस्ड एक जगह रहना चाहता है, उसकी जो सोशल लाइफ होती बिल्कुल लिमिटेड हो जाती है, या यूँ कहें कि बिल्कुल सेल्फ सेंटर्ड एक जगह पड़ा रहता है। और अगर स्थिति थोड़ी बिगड़े तो क्राइंग स्पेल से लेकर के, मतलब व्यक्ति बात करते करते रोने लगेगा, उसमें सुसाइडल थॉट्स आते हैं, सुसाइडल अटेम्प्ट होता है। और कई बार साथ के रोगी, डिप्रेशन के जो पेशेंट होते हैं, वो आत्महत्या कर भी लेते हैं। हमारे भारत में WHO के अगर कुछ आंकड़ों पर ध्यान दिया जाए तो उनका मानना है कि लगभग 9 करोड़ लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी गंभीर मानसिक रोग का शिकार हैं। WHO के अगर आंकड़ों पर ध्यान दिया जाए तो लगभग 5 करोड़ लोग हैं ऐसे हैं जो कि डिप्रेस्ड हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आंकड़ा कहीं बहुत आगे है। हम स्टैटिस्टिकल आंकड़ों पर न जा करके कुछ बेसिक बात करेंगे। जैसे आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहूँगा। पब्लिक हेल्थ तो मेरे डिस्क्रिप्शन में आएगा ही। चरक ने कहा है कि विषाद वात की जो नानात्मज व्याधियां हैं, जो स्पेसिफिक डिजीजेज हैं ड्यू टू वात, 80 व्याधियां, 40 पित्त से और 20 कफ से। ऐसा नहीं कितने ही डिजीजेज हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफाइड डिजीजेज हैं जो कि मूल रूप से या प्रीडोमिनेंटली उससे वात से उत्पन्न होती है, या पित्त से या कफ से। तो उसमें वात के नानात्मज 80 नानात्मज व्याधियों में उन्होंने विषाद का वर्णन किया है। आचार्य चरक ने अग्र प्रकरण में, जहाँ पर चरक सूत्र 25 का है, वहाँ पर बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि विषादो रोग वर्धना नाम, जो हमारे डिजीज की स्थिति बिगड़ती है या डिजीजेज हमारे शरीर में बहुत उत्पन्न हो, उसके लिए विषाद जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। आज हम मॉडर्न मेडिसिन के साइकोन्यूरो इम्यूनोलॉजी के कॉन्सेप्ट पर अगर थोड़ा सा गौर करें
तो देखेंगे कि इसका जो बेसिक है उसकी आधारशिला आचार्य चरक ने बहुत पहले रख दिया था सैद्धांतिक रूप से, और व्यवहारिक रूप से भी, चिकित्सकीय दृष्टिकोण से भी, रसायन हो, वाजीकरण हो, या जितने भी चिकित्सा के उपक्रम हैं, चाहे पंचकर्म हो, उसके माध्यम से मन के लेवल पर भी एक्ट करने का, या मन के लेवल पर जो विकार उत्पन्न हो रहे हैं उनकी चिकित्सा का वर्णन किया गया है। तो ऐसा नहीं कि केवल एक सैद्धांतिक आधारशिला उन्होंने रखा। विषादो रोग वर्धना नाम, किसी भी रोग को बढ़ाने के लिए आप एक सिंपली थोड़ा सा देखिए, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, उसको कोई डिजीज हो, और कोई व्यक्ति नॉर्मल हेल्थ का है उसको कोई डिजीज हो, उसके मैनिफेस्टेशंस, उसके कंसिक्वेंसेज और उसके कॉम्प्लिकेशन में बहुत बड़ा फर्क दिखेगा। और चरक ने कहा है कि, या हमारे आयुर्वेदीय वांग्मय में अगर देखा जाए तो कहा गया है कि विषाद जो है व्यान वायु को दूषित करता है। बहुत बिल्कुल एकदम स्पेसिफिक बात कही गई है कि व्यान वायु को, 5 प्रकार के जो वायु है उसमें व्यान वायु को दूषित करता है। अष्टांग संग्रहकार वाग्भट जी बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि व्यान वायु जो है हमारे शरीर में रस रक्त के संवहन के लिए, मतलब जो हमारे बॉडी का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वह व्यान वायु के अधीन है। तो आप यूं कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति डिप्रेस्ड है या विषाद का शिकार है तो उसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है सबसे अधिक अफेक्टेड होगा, प्रभावित होगा। और बिल्कुल आप देखने को मिल सकता है, एक डिप्रेस्ड व्यक्ति का लगभग हर सिस्टम अफेक्ट होता है, प्रभावित होता है बुरे ढंग से। अगर आप विषादग्रस्त हैं, डिप्रेस्ड हैं, तो शरीर में ओज का क्षय होता है। ओज का क्षय होने का मतलब कि सीधे शरीर के बल का नाश होना और हमारे इम्यूनिटी का कम हो जाना। जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड स्टेट होता है हमारे शरीर का, वह डिप्रेशन से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। या किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रेस भी हो अगर हमारे शरीर में, तो हमारी इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड स्टेट मिलेगी। इसको आयुर्वेद बहुत पहले से एक्सेप्ट करता है और उसका वर्णन भी आगे किया जाता है। न च सर्वाणि शरीराणि व्याधि क्षमत्वे समर्थानि भवन्ति, चरक सूत्र 28 में श्लोक आया है। अब समझिए कि आचार्य चरक इसके पहले ओज का वर्णन कर चुके हैं, धातुओं के क्षय का वर्णन कर चुके हैं, और वो बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि हर व्यक्ति के शरीर का जो व्याधि क्षमत्व है, जो इम्यून पावर है, जो इम्यूनिटी है, वह वेरी करता है। विषाद को लेकर के अगर देखा जाए तो मन को जो दुखी करने वाले जो भाव हैं वो डिप्रेशन का आज करते हैं। डल्हड़ ने कहा है कि शारीरिक, मानसिक और वाणी की जो शिथिलता है, मतलब आपका फिजिकल, मेंटल और जो वर्बल एक्टिविटी है जब डिक्रीज्ड हो जाती है तो वह विषाद की अवस्था है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें, तामसिक प्रकृति में भी विषाद का वर्णन किया गया है। तो आप क्लिनिकल डिस्क्रिप्शन अगर आयुर्वेदिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो जो डिप्रेस्ड व्यक्ति होता है, जो विषादग्रस्त व्यक्ति होता है या अवसाद का शिकार होता है, उसकी गतिविधियां बिल्कुल शिथिल हो जाती हैं, अपना काम ठीक से नहीं कर पाता है। और एक जगह चरक ने बहुत अच्छी बात कही है कि यदि आप अपने हृदय की रक्षा करना चाहते हैं, हृदय मतलब आपका जो हार्ट है, मतलब कार्डियक हेल्थ अगर आप प्रॉपर चाहते हैं, तो मन को दुख पहुंचाने वाले भावों से आप बिल्कुल दूरी बना लें। मतलब आचार्य चरक ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि ऐसे भाव जो मन को दुखी करते हैं या दुख पहुंचाते हैं, वो आपके हार्ट के हेल्थ को, जो कार्डियक हेल्थ है आपका, सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। आज मॉडर्न मेडिसिन के किसी भी डॉक्टर से मिलिए या किसी ओपीडी में जाइए या जितने भी लिटरेचर पढ़िए, कार्डियक हेल्थ को या हृदय का जो स्वास्थ्य है, आपका हार्ट हेल्दी रहे, उसके लिए जो सबसे पहली बात बताई जाती है कि आप तनावग्रस्त दिनचर्या से अपने आप को मुक्त करें, यौगिक प्रैक्टिसेज करें, चाहे मॉर्निंग वॉक करें, चाहे कुछ एक्सरसाइजेज करें। ये जितनी भी चीज़ें हैं हमारे शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन्स को उत्पन्न करती है, कुछ ऐसे हार्मोन्स को बढ़ाती हैं जो हमको प्रसन्न रखते हैं। सेरोटोनिन का लेवल बढ़ता है, डोपामिन का लेवल बढ़ता है, जो हमारे शरीर के प्रसन्नता की जो स्थिति है उसको जो है बनाए रखने में सहायक होता है। तो विषाद एक निराशा का भाव है। WHO का आंकड़ा यह कहता है कि 5 करोड़ तो चलिए, वो तो एक अलग इशू है। आप अपने आसपास थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि साइकियाट्री में भी इमरजेंसी होता है।
जैसे फिजिकल डिजीजेज को लेकर के इमरजेंसी होती है, उसे अगर कोई व्यक्ति बार बार आत्महत्या करने की बात कर रहा है, आत्महत्या का प्रयास कर चुका है और आपको पता है, थोड़ी सी भी बात करते करते बिल्कुल वो रोने लग रहा है और केवल नेगेटिव बातें कर रहा है और आपको हिस्ट्री मिल रही कि 5-6 महीने से इनका जो स्वास्थ्य है वह इस तरीके से हो गया कि बिल्कुल ये कुछ नहीं करना चाहते, इनका मन नहीं लग रहा किसी काम में, और उस पीरियड में किसी भी प्रकार का कोई साइकेट्रिक कंसल्टेशन उसको नहीं मिला है, तो आप ये बात मान के चलिए कि हो सकता है कि अगले क्षण भी मर जाए। वो हो सकता है उसको मौका मिले, कमरे में जाए, बंद करे और अपने आप को हैंगिंग के द्वारा किसी द्वारा सुसाइड कर ले। ये सब साइकेट्रिक इमरजेंसी हैं, इनको सही मनोचिकित्सालय में भेजें, या आसपास के लोगों की भी जिम्मेदारी और परिवार के भी। कई बार होता क्या है कि मानसिक रोगों के लक्षणों को हम लोग समझ नहीं पाते हैं। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से देखा जाएगा, थेरेप्यूटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वाजीकरण औषधियाँ बहुत कारगर हैं डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में। सारी मेडिसिन नहीं, कुछ स्पेसिफिक हैं, और जैसे एसटी मधु का अगर आप सेवन कराते हैं तो लाभ मिलता है इसमें। मेध रसायन का है, व्यक्ति को आप व्यायाम के बारे में आप बताएं। हालांकि डिप्रेस्ड व्यक्ति से एक्सरसाइज कराना यह एक बहुत कठिन काम है। जैसे पत्थर पर दूब उगाने की जो बात होती है ना, कि किसी आश्चर्यजनक या अप्रत्याशित कार्य को या किसी कठिन कार्य को आप कर लें, एक डिप्रेस्ड व्यक्ति जो कि अपना बेड छोड़ने को नहीं तैयार है, ब्रश नहीं करना चाहता है, उस व्यक्ति से रिग्रेस एक्सरसाइज या माइल्ड टू मॉडरेट ग्रेड का एक्सरसाइज कराना, वह भी अपने आप में एक चैलेंज है। डिप्रेशन पर बातें आयुर्वेद में भले कम लिखी हैं, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के बातें बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में मिलती है हम लोगों को। उन्माद का जब हम पैथोजेनेसिस पढ़ते हैं, जब संप्राप्ति पढ़ते हैं, तो उसमें बिल्कुल साफ तौर पर लिखा है कि तैर अल्प सत्व से मलाह प्रदुष्टा। ऐसे व्यक्ति जिनका सत्व जो है कमजोर होता है, सत्व कमजोर से मतलब जो एक मनोबल होता है, संक्षेप में अगर कहें, जो एक विल पावर होती है व्यक्ति की, जो एक इच्छा शक्ति होती है, किसी चीज को करने का जो उसका उत्साह होता है, जो उसका साहस होता है, ये सब प्रबल सत्व में आते हैं। जिन लोगों में ये चीजें कम पाई जाती हैं, बहुत भीरू प्रवृत्ति के होते हैं, डर जाते हैं छोटी मोटी परिस्थितियों में, थोड़े से संघर्ष से घबरा जाते हैं, किसी काम को करने के पहले इतना ज्यादा कांपने लगते हैं कि पता चला कि अगर शुरू करेंगे तो क्या होगा। तो ऐसे जो लोग कमजोर होते हैं, उनका सत्व कमजोर होता है। वर्णन भले इसका उन्माद के कंसर्न में है, लेकिन आप मान करके चले कि जितनी भी मानसिक व्याधियां होती हैं उसमें सत्व का कमजोर होना, और बहुत से मेंटल डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जिनमें कि आनुवंशिक रूप से संबंध पाया जाता है। डिप्रेशन को लेकर के आप जब ट्रीटमेंट के लेवल पर जाएंगे तो कुछ हद तक तो सत्वावजह चिकित्सा काम करता है, जो प्रॉपर काउंसलिंग होती है। इसका महत्व तो बहुत अधिक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसका महत्व बहुत अधिक है और इसको हम लोगों को बिल्कुल प्रमोट करना चाहिए। काउंसलर ऐसा नहीं कि कोई प्रोफेशनल काउंसलर ही है, उसका रूममेट भी हो सकता है किसी हॉस्टल में, उसका रूममेट भी किसी हॉस्टल में हो सकता है, प्रोफेशनल काउंसलर्स भी हो सकते हैं। लेकिन एक बात आप ध्यान दें कि इस अवस्था को बिल्कुल इग्नोर न करें, यह जीवन में किसी के साथ भी आ सकता है और कोई भी व्यक्ति इससे ग्रसित हो सकता है। मैं आज की एक बहुत ही सक्सेसफुल हीरोइन का एक फिल्म बॉलीवुड एक्ट्रेस का इंटरव्यू पढ़ रहा था। उन्होंने खुद बोला कि मैं विषाद के एक बहुत लंबे दौर से गुजरी हूँ, और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी लाइफ को बहुत सक्सेसफुली हेल्ड किया, एक तरीके से अपने आप को अपग्रेड किया उन्होंने और सफलता हासिल की। तो इसलिए जो भी लोग ऐसी चीज़ों से ग्रसित हैं उनको समझाएं कि यह लाइलाज बीमारी नहीं है। दूसरी बात, एंटी डिप्रेसेंट जो ड्रग चलती हैं, इससे समाज में क्या होता है कि मानसिक रोग की व्याधि है, दवाएं जो चलेंगी, जैसे मान लीजिए मॉडर्न मेडिसिन अगर कोई ले रहा है तो उसको लगता है कि नींद बहुत लाएगा और हमको दिन भर सुलाता रहेगा। ऐसा नहीं है। जो एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन चलाई जाती है मॉडर्न मेडिसिन की, उसमें ऐसा नहीं होता है। और आयुर्वेद की तो जितनी दवाएं हैं सब मूड एलिवेटर हैं, वो अवसाद तो बिल्कुल पैदा ही नहीं कर सकती। और आयुर्वेद का जो सबसे अच्छी बात है कि चाहे मंडूक पर्णी हो, चाहे शंख पुष्पी हो, या गुड़ूची हो, या यष्टि मधु हो,
या तगर हो, जितनी भी मेडिसिन हैं वो मानसिक लेवल पे तो काम करती हैं, फिजिकल हेल्थ को भी बहुत अधिक बूस्ट करती हैं। अगर एसटी मधु को ले लिया जाए तो माइल्ड परगेटिव के साथ साथ गैस्ट्रिक म्यूकोसा को प्रोटेक्ट करने के लिए इससे बेहतर कोई मेडिसिन नहीं है। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है एसटी मधु को मैं दुग्ध के साथ लगभग डिप्रेशन के हर पेशेंट को प्रेस्क्राइब करता हूँ। मेरा अपना पर्सनल है, हमारे साथ के बहुत से मित्र बहुत अच्छा करते हैं। शंखपुष्पी अगर मिल जाए, मुलेठी के चूर्ण के साथ साथ कपिकच्छु चूर्ण को अगर आप मिला लेते हैं तो कपिकच्छु को नेचुरल सोर्स ऑफ डोपामिन माना गया है। पार्किंसंस डिजीज में भी इसका इंडिकेशन बताया जाता है, बट पर्सनली चूर्ण का जो डोज है वो इतना अधिक है कि पार्किंसंस डिजीज में बहुत अधिक लाभ केवल इस दवाई से नहीं हो, इस मेडिसिन से, इस औषधि से नहीं हो पाता है। खैर वो एक अलग इशू है, मैं डिप्रेशन पे फोकस करना चाहता हूँ। रसायन औषधियाँ, वाजीकरण, मेध्य रसायन, व्यक्ति को किसी न किसी एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व कीजिए उसको। अगर उसे संगीत, देखिए किसी भी मानसिक रोगी का जो अपने बारे में आपको बता पाने में सक्षम है किसी भी रूप में, अगर अपनी, पहले सबसे बड़ी बात क्या है कि ऐसे रोगी जो किसी न किसी मेंटल इलनेस का शिकार होते हैं उनको बहुत ही पेशेंटली सुना जाता है और बहुत कुछ अपने चिकित्सक से कहना चाहता है। कई बार व्यवहारिक रूप से ये चीज़ संभव नहीं हो पाता है, लेकिन मेंटल डिजीजेज में या मेंटल इलनेस में और फिजिकल डिसऑर्डर में यही एक अंतर होता है कि फिजिकल डिजीज में अगर एक बार आपकी डायग्नोसिस बन गई, आप चल दिए, उसमें आप बहुत अच्छे से नहीं भी सुने तो कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन मानसिक रोगियों के साथ यह है कि अगर क्लिनिशियंस रैपर्ट अच्छा नहीं है तो फिर वो मेडिसिन से बहुत अधिक लाभ उनको नहीं होता है। तो प्रॉपरली उनको डील करें और साइकेट्रिक इमरजेंसी का पूरा ध्यान रखें, पूरा ध्यान रखें। हमारे देश में आप सोचिए कि 15 साल से लेकर के 49 साल तक एज ग्रुप में, मतलब बिल्कुल प्रोडक्टिव एज ग्रुप में सुसाइड के सबसे अधिक मामले हैं वर्ल्ड वाइड। यह बहुत दुख की बात है। कोई 29 साल, 30 साल, 32 साल का व्यक्ति सुसाइड कर जाए, ठीक है, इसके लिए अल्कोहल भी बहुत अधिक रिस्पॉन्सिबल है, शराब की जो लत होती है, नशे की जो लत होती है। लेकिन इन सब चीज़ों का मूल क्या है? इन सब चीज़ों का मूल है सिर्फ और सिर्फ उपेक्षा मनोभाव का। बच्चा आपसे बहुत कुछ कहना चाह रहा है, आपका कलीग आपसे बहुत कुछ बात करना चाह रहा है, लेकिन आप उसे इग्नोर कर जाएं, उसको न सुने। सुनने की आदत आप सबके साथ तो नहीं सुन सकते, लेकिन अगर आपने 4 लोगों को भी अपनी लाइफ में मोटिवेट किया तो एक बहुत बड़ी बात होती है। क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो मानसिक रोगियों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वह होता है सोशल स्टिग्मा का, जो एक सामाजिक रूप से बुराई के रूप में। अभी किसी व्यक्ति को बोल दीजिए कि तुम्हें ठीक से नींद नहीं आ रही है, बहुत उदास रह रहे हो, आजकल ठीक से काम नहीं कर रहे हो, किसी से साइकियाट्रिस्ट से तुम जाकर के मिल लो, किसी मनोचिकित्सक से जाकर के मिल लो, उसके दिमाग में इमीडिएटली एक प्रकार के बात आ जाता है कि यार मुझको पागल समझ रहा है। इंसैनिटी की अवस्था बहुत एक्सट्रीम अवस्था होती है। आप अगर आपको मान लीजिए किसी चीज़ की चिंता है, कोई ऐसी बात है जिसको आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, ये सिंपल सी बात है, आपके घर में कोई चीज़ खराब हो जाए, फ्रिज, टीवी कुछ, तो आप एक प्रोफेशनल को ढूंढ करके लाते हैं। उसी तरीके से आपका शरीर है, उसके मन में भी कोई ऐसी बात हो सकती है जिसको कि आप नहीं निकाल सकते हैं। हमारी फिलॉसफी है, जो अध्यात्म है हमारा, वह भी बहुत अधिक सहायक होता है। आप श्रीमद् भगवद गीता में देखिए, जब अर्जुन जाते हैं कुरुक्षेत्र में तो बिल्कुल विषादग्रस्त हो जाते हैं, उनके हाथ कांपने लगते, गांडी वो उठा नहीं पाते हैं। 18 अध्याय बोलना पड़ा भगवान श्री कृष्ण को। इससे यह बात साबित होता है कि मनुष्य चाहे जिस भी परिस्थिति में हो, कभी भी किसी भी मनोविकार का या मन की अवस्था का शिकार हो सकता है, जिसमें कि उसकी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल डिक्रीज कर जाती है। अर्जुन बहुत बड़े धनुर्धर थे, इसमें कोई डाउट नहीं है, वॉज ए ब्रेव पर्सन, लेकिन उनकी भी अवस्था ऐसी बिगड़ी। तो हम लोग तो बहुत कॉमन पीपल हैं,
इन सब बातों को ध्यान में रखिए और जहाँ तक हो सके मेंटल डिसऑर्डर को आज की तारीख में, जब लोगों के जॉब्स जा रहे हैं, लोगों की सैलरी कट ऑफ हो रही है, 10 से 12 करोड़ लोग माइग्रेट किए हैं। खैर ये आंकड़े कुछ भी हो सकते हैं, मैं उस पर फोकस नहीं करना चाहता, लेकिन जिस स्थिति को देख रहा हूँ कोविड-19 के कारण परिस्थितियाँ जन्म ले रही हैं, उसमें नए नए तरीके के चैलेंजेज आ रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हर चुनौती का सामना व्यक्ति उतनी ही सक्षमता के साथ कर सके, तो हम लोगों का उत्तरदायित्व तो बहुत बढ़ जाता है। अच्छा संगीत, अच्छी किताबें, अच्छी संगत और अच्छे दोस्त जीवन की पूंजी होते हैं, और यह आपको या हमें बहुत कुछ देते हैं। क्लिनिकल डिस्क्रिप्शन में बहुत ज़्यादा एकेडमिक नहीं देना चाहता, क्योंकि उसमें फिर बोरियत हो जाती है। मैं जो व्यवहारिक चीज़ें मेरे पास हैं, जो कुछ पढ़ा लिखा हूँ या जो कुछ इंटरेक्ट कर पाऊँ, आप लोगों से शेयर किया। आप लोग जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।